हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने वीकली करंट अफेयर का पार्ट नंबर 5। तो इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं। अगर किसी ने उसको नहीं देखा है अभी तक तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप वीकली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और चारों वीडियो को पहले वाली को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए और डेली करंट अफेयर का अगर आपको समरी चाहिए तो उसके लिए आप हमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जिसका नंबर भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर, जहां भी चाहे, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, और डिस्क्लेमर ये है कि ये जो हम टॉपिक्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं इसका सबसे ज्यादा फोकस हो रहता है प्रीलिम्स के ऊपर। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग करंट अफेयर लेके आएंगे, लेकिन आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद। ठीक है, चलिए ज्यादा डिले बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। और पहला जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो है पीएम दक्ष स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम क्या है, ये न्यूज में क्यों थी, वो थोड़ा बहुत आपको मैं बताता चलता हूं। देखिए, ये जो प्रीलिम्स, आप इसको वैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर कर सकते हो। प्रीलिम्स में जो है पीएम दक्ष स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। मेंस के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में आप जो है कई सारी चीजें यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है उसके अंडर में आप पढ़ सकते हो, राइट। लेकिन ये स्कीम के बारे में प्रॉपर चीज आपको बताता चलूं कि ये एक्चुअली एक पीएम दक्ष के नाम से एक पोर्टल है। पोर्टल मतलब एक वेबसाइट टाइप का रहता है, और पीएम दक्ष के नाम से एक मोबाइल ऐप भी होती है। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इसका बेसिक पर्पस होता है स्किल डेवलपमेंट। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है स्किल डेवलपमेंट। ये किसके लिए है? शेड्यूल कैटेगरी, ओबीसी के लिए है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए है, और सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है। तो सभी के लिए नहीं है, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। ये आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें कोई रिलीजियस खास कम्युनिटी के लिए भी कुछ यहाँ पे खास प्रोविजन नहीं है। तो जो चीजें आपको यहाँ पे बताई है आपको यही पता होना चाहिए। इसको कब इंप्लीमेंट किया गया था? 2020-2021 से इसके अंदर हम लोगों ने काम किया था। अब ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि अभी बजट आया था थोड़े समय पहले, और उसमें सरकार ने जो है इसके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए वो रखे थे, इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज में था। आपको उसी पर्सपेक्टिव से इसमें पता होना चाहिए। अब इसमें यह होता है कि स्किल प्रोवाइड कराएंगे। स्किल प्रोवाइड कैसे करा सकते हैं? आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे, बिना ट्रेनिंग तो स्किल हो नहीं सकता। और ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है वो कई सारे फील्ड में करवाई जाती है। जैसे अगर आपके पास पहले से कोई स्किल था और आपने उस स्किल को इंप्रूव करना है तो आपके लिए जो है अप स्किलिंग का काम भी कर सकते हैं। अगर पहले आपको कोई और स्किल आता हो, अगर आपको कोई नया स्किल सीखना है तो उसके लिए आपकी रीस्किलिंग भी की जा सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाया जाता है। अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाता है, शॉर्ट टर्म भी चलाया जाता है। प्रीलिम्स में इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि पीएम दक्ष स्कीम के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द पीएम दक्ष स्कीम। आपको बोलेगा दैट दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। नो, शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एससीज के लिए, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए डिनोटेड भाई, या यहाँ पे एसटी नहीं है, आप कंफ्यूजन नहीं होना एग्जाम में। एसटी इज नॉट इंक्लूडेड है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सरकार ने और भी कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं स्किल डेवलपमेंट को लेके। ये आपके अलग से जो आपका बेसिक टॉपिक रहता है उसका पार्ट हो सकता है। कई सारी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रखी है। उसके अलावा संकल्प नाम का प्रोग्राम चला रखा है। उसके अलावा है कौशल आचार्य अवार्ड भी सरकार ने स्कीम चला रखी है। उसके अलावा आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर मैपिंग, जिसे असीम कहा जाता है। तो इन प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एक एक दो लाइन मैंने दे रखी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आप इन प्रोग्राम के बारे में डेफिनेटली जा सकते हो फ्रॉम योर करंट अफेयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो भी मैगजीन पढ़ रहे होंगे, आपके करंट अफेयर के जो नोट्स होंगे वहां पे आप इसको ऐड कर सकते हो। दोस्तों, अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को लेके। काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, और हम लोग जो डेली एनालिसिस करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह का, वहां पे भी आपने इस चीज के बारे में सुना होगा। तो ये पूरे का पूरा मामला क्या है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी संस्था है, कौन सा मिनिस्ट्री है, वो सारी बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, ये प्रॉपर सर्वे क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में पढ़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। मेन्स के पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ चीजें आप पढ़ सकते हो, जैसे इंडिया में डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो है, सरकार डेवलपमेंट कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन कौन कौन से हैं, कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह दूर करने के लिए,
इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन होता है, वो ऐसी कुछ तरह की वैसी चीजें आप जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने अपना एक लेटेस्ट सर्वे जो है वो इशू किया है, और ये जो लेबर फोर्स सर्वे है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, वो किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। पहले आपको बताता चलूं कि इंडिया में पहले दो संस्थाएं हुआ करती थी, राइट, एक हुआ करती थी सीएसओ और एक हुआ करती थी एनएसएसओ। सरकार ने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद अभी हमारे पास कौन सी है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, विच इज नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीएसएसओ एंड एनएसएसओ, सीएसओ एंड द एनएसएसओ। ये बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये जो है एनएसएसओ को इसने रिप्लेस किया है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया एनएसएसओ और सीएसओ को सरकार ने भी मर्ज कर दिया है, तो एनएसओ उसको हम लोगों ने बना दिया है। 2017 में हम लोगों ने इसको इशू किया था, इसको पहली बार लॉन्च किया था। और ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है, कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है, यानी कि घर घर पे जाके हम आपका डेटा कलेक्ट यहाँ पे नहीं करते हैं, और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत किया जाता है तो कंप्यूटर की हेल्प यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की हेल्प काफी ज्यादा यहाँ पे ली जाती है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी, दोनों में ही अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करता है। लेकिन जो अर्बन एरिया में डेटा रिलीज होता है वो लगभग हर मंथली होता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है की एम्प्लॉयमेंट एंड द अंडर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होती है, लेबर फोर्स होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है, ये सारे का सारा जो है डेटा वो इशू करता है। तो छोटे टाइम पीरियड के लिए करता है। पहले एक्चुअली क्या होता था, जो हमारा एनएसएसओ हुआ करता था वो 4 साल में एक बार अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करता था, लेकिन अभी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, यानी कि 3 महीने के दौरान ही अर्बन एरियाज में डिक्लेयर करने वाला है। ये रूरल एरियाज में भी करता है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा होती है। अर्बन एरिया में ड्यूरेशन होती है 3 महीने, राइट, और वीकली स्टेटस पे करता है। एक हमारा ईयरली स्टेटस होता है, एक वीकली स्टेटस होता है। बस आपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव को ध्यान रखना है। और इसमें टाइम डिले कितना होता है, 9 महीने का होता है। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई नवंबर के महीने में अगर सर्वे रिलीज हो रहा है तो वो नवंबर का डेटा आपको नहीं देगा, वो डेटा देगा 9 महीने पहले का, क्योंकि इतना सारा डेटा भैया जब आप कलेक्ट करते हो, है ना, उसको कलेक्शन करने में, कैटेगराइज करने में, डेटा को प्रोसेस करने में समय लगता है। तो इसमें 9 महीने का बेसिकली यहाँ पे होता है डिले। कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए डेफिनेटली अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स वो होती है कि ऐसे लोग, इज द नंबर ऑफ द पर्सन ईदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट ऑन एन एवरेज इन अ वीक प्रोसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे। यानी कि लेबर फोर्स वो होती है जो लोग काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, अब उनको काम मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उसे हम लोग लेबर फोर्स बोलते हैं, राइट। और मान लो 100 लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन 100 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों को ही काम मिला, तो इसमें हम लोग करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 50% है। तो ये दोनों आपस में यहां पे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, लेबर फोर्स इज दैट पॉपुलेशन विच इज इंटरेस्टेड इन वर्क, दे मे गेट वर्क, दे मे नॉट गेट वर्क, डिपेंड करता है। 100 लोगों में से 50 लोगों को काम मिलता है तो हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 50% है। ये थोड़ा आपको यहां पे पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार ने और भी कई सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं, जिसके नोट्स आप डेफिनेटली सेपरेटली बना सकते हो। जैसे हमारे पास स्माइल स्कीम है, पीएम दक्ष है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, है ना। मनरेगा हमारे पास है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वो सब आप अलग से आप कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेके। एक हमारे पास पहले से प्रोजेक्ट टाइगर भी है। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से जो है उसमें चलाया गया था ईयर में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे। अब ये भी बताओगे कि इंडिया का कौन सा वो नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर की हम लोगों ने शुरुआत की थी। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइगर से इंस्पायर होकर ही चलाया है। और हमारा बेसिक यहाँ पे गोल क्या है कि डॉल्फिन की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, जैसे हमने वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। तो बेसिकली 2009-19 में जो है लगभग हम लोगों ने इसको चलाया था। और कब चलाया था, जब नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग हुई थी। और नेशनल गंगा काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है उसको प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हेड करते हैं। तो उस समय ये जो है डॉल्फिन प्रोग्राम चलाया गया था। और भी कई सारी मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अर्थ गंगा का हमारा जो बड़ा एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है अर्थ गंगा। जो अर्थ गंगा प्रोग्राम है ना, इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें जो है हमारी जो नमामि गंगे प्रोग्राम भी है हमारे यहाँ पे, जो जल मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री वो भी है हमारे यहाँ पे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है।
कई सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं और वो मिलकर चला दी है अर्थ गंगा प्रोग्राम। तो ये बड़ा प्रोग्राम है। अर्थ गंगा के अंदर छोटा प्रोग्राम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और अर्थ गंगा कब चलाया था हम लोगों ने? 2019 के अंदर चलाया था, ठीक है। और उसी समय के आसपास हम लोगों ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी चलाया था। और कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको इंप्लीमेंट करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 2-3 इंफॉर्मेशन आपको डॉल्फिन के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, डॉल्फिन की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले 1801 में हुई थी, 1801 में हुई थी, ठीक है। ऑब्वियसली इसको डिस्कवर किया गया था। और हमारे यहाँ पे जो कहाँ रहती है डॉल्फिन, कहाँ मिलती है? वो मिलती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ठीक है, कर्णफुली, संगू रिवर सिस्टम इन नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश। इस कुछ खास जगह पे हमें डॉल्फिन देखने को मिलती है। डॉल्फिन जो है बहुत फ्रेश वाटर में रहती है। अगर किसी रिवर के अंदर डॉल्फिन पाई जाती है तो इसका मतलब ये एक इंडिकेशन होता है कि ये रिवर जो है वो साफ सुथरी है, पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। और हमारा नेशनल जो है एक्वेटिक एनिमल भी है डॉल्फिन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और डॉल्फिन वैसे तो ब्लाइंड होती हैं, लेकिन ये जो कुछ जो है सोनिक साउंड निकालती हैं, जिससे ये रास्ता वगैरह पता करती हैं और आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं। और इसे वैसे सूसू भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए डॉल्फिन के बारे में। लेकिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अलावा और भी कई सारे स्टेप लिए हैं सरकार ने डॉल्फिन की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, या फिर कहें इसको कंजर्व करने के लिए। जैसे हमारे पास नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये है जो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक्चुअली इसको खोला गया है, क्योंकि जो गंगा रिवर पटना से फ्लो करती है, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन पाई जाती है डॉल्फिन रिवर की। उसके अलावा डॉल्फिन सेंचुरी है हमारे यहाँ पे, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है, ये भी बिहार के अंदर है। नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अवेयरनेस के पर्पज से। उसके अलावा दूसरे कंजर्वेशन प्लान भी हैं हमारे सामने, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, आप और क्या याद कर सकते हो यहाँ पे? आप बात कर सकते हो यहाँ पे जो है इसका स्टेटस क्या है। जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वहां पे शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है, मतलब इसको हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन है। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो गंगा डॉल्फिन का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, और साइट्स स्टेटस के कौन से अपेंडिक्स में है, ठीक है। आप ये डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है मैन पैड्स। आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, युद्ध चल रहा है। बेसिकली क्राइसिस भी नहीं है, इट्स अ फुल फ्लेज वॉर नाउ। तो इसके बारे में है। तो देखिए, यूक्रेन लगातार वेस्टर्न कंट्री से डिमांड कर रहा है कि भैया हमें हथियार दो, है ना। हमारे अंदर जज्बे की कमी नहीं है, पैशन की कमी नहीं है, बहादुर सैनिकों की कमी नहीं है, कमी तो है सिर्फ किस चीज की? वेपन्स की कमी है। तो जर्मनी, यूके और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को अपने जो है सप्लाई कर रही हैं वेपन्स। उसी दौर में मतलब उसी एक उसमें कंटिन्यूटी में अमेरिका ने भी और नाटो ने कुछ वेपन्स को शिपमेंट किया है यूक्रेन के अंदर, जिसमें से एक वेपन है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, इसे मैनपैड कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही घातक है और बहुत ही प्रिसाइज है और बहुत ही मोबाइल है। मोबाइल इन द सेंस कि ये आप इसको अपने कंधे पे रख के, छोटे मोटे व्हीकल में रख के भी आप इसको जहां मर्जी लेके जा सकते हो। बहुत ही खतरनाक है। और इसकी फुल फॉर्म रहती है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स। देखिए लिखा है ना पोर्टेबल, मैन पोर्टेबल लिखा हुआ है, तो आपने कंधे पे रखिए। आप अगर आप अच्छा जिम विम जाते हैं, तो तगड़े सोल्जर हैं, तो रखिए इसको, आराम से जहां मर्जी लेके जा सकते हो, ठीक है। और आपने अगर किसी एयरक्राफ्ट वगैरह के ऊपर, अगर हेलीकॉप्टर वगैरह के ऊपर इसको टारगेट कर दिया, तो ये सीधा जाके उसको हिट करता है, ठीक है, क्योंकि ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उसके ऊपर बेस्ड है। इंफ्रारेड का मतलब ये होता है कि अगर किसी हेलीकॉप्टर से या किसी एयरक्राफ्ट से अगर हीट निकल रही है, तो ये उसको हीट को टारगेट करता है। तो आप इसको चलाइए कंधे पे रख के और भूल जाइए, सीधा जाके टारगेट पे हिट करता है। और इस समय यूक्रेन के अंदर बहुत सारे रशियन हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे रशियन एयरक्राफ्ट वगैरह को मार गिराया है यूक्रेन वालों ने, जस्ट बिकॉज द हेल्प ऑफ दिस मैन पैड। तो क्या ये सिर्फ यूएसए के पास है, नाटो के पास है? नहीं, कई सारी कंट्री के पास है। यूके के पास है, टर्की के पास, जर्मनी, पाकिस्तान के पास भी है, और इजराइल के पास भी है, और इसका एक वर्जन जो है वो चाइना के पास भी है। शॉर्ट रेंज रहती है, बहुत ज्यादा रेंज इसकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 500 किलोमीटर तक नहीं जा सकता। शॉर्ट रेंज है, लाइट वेट है और पोर्टेबल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये एयर टू एयर नहीं है, ध्यान रखना, सरफेस टू एयर है। तो आप तो सरफेस के ऊपर ही खड़े होकर चलाओगे ना इसको, तो दैट इज वाई। तो बस ये थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगली जो न्यूज आती है वो आती है इंडिया से, थोड़ा यूक्रेन से इंडिया की तरफ आते हैं। और ये न्यूज है अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है बजट सेशन में भी गडकरी जी एक
एक हाइड्रोजन कार में आए थे पार्लियामेंट के अंदर। तो वो इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाले समय में हम लोग इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल को प्रमोट करें, और ताकि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, पेरिस एग्रीमेंट में हमने जो आईएनडीसी किया है, हमारा जो नेट जीरो टारगेट है, वो सब चीज़ें हम लोग बेसिकली यहाँ पे अचीव कर सकें। तो सरकार हाइड्रोजन को एज अ फ्यूचर फ्यूल के रूप में देख रही है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी से काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले 20, 30, 50 सालों में ये इस टेक्नोलॉजी को हम और ज़्यादा इजी टू अडेप्ट बना सके, सस्ता बना सकें और सेफ बना सकें। और ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत कमाल का फ्यूल है अगर इसको लार्ज स्केल पे कमर्शियल यूज किया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ भी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती हैं। इससे सिर्फ एक चीज निकलती है, वो है वाटर, और अबंडेंस में अवेलेबल भी है, कमी नहीं है हाइड्रोजन का हमारे पास। वाटर में क्या होता है, H2 होता है, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करके इसमें से आराम से हाइड्रोजन निकाल सकते हो। तो ना तो इसकी जो है सप्लाई की कमी है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की। अभी हमारे टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। तो ये न्यूज में था क्योंकि यूनियन मिनिस्टर फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया दुनिया का मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, टोयोटा के साथ हेल्प करके इन्होंने इसको मिराई में इसको लॉन्च किया है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट जीरो एमिशन सॉल्यूशन माना जा सकता है। ग्लोबली एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसे कहते हैं EV30 एट द 30 कैंपेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल 30 एट द 30 कैंपेन। इसका मतलब यह है कि 2030 तक ये कंट्री क्या करने वाली है, अपने कंट्री में जितने भी व्हीकल्स की सेल होगी वो 30% जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की होने वाली है। ये टारगेट है सरकार का कि 2030 तक हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सेल को बढ़ाएंगे, ओवरऑल 30% तक लेके जाएंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पे जो है चार्जिंग जो स्टेशन हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। और भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे वो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती, फ्रीक्वेंटली चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारी समस्याएं तो खैर हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल भी एक हमें पोटेंशियल यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो इलेक्ट्रिक फ्यूल से बिल्कुल अलग होता है, वो इसके तरह काम नहीं करता है। ठीक है, इसमें भी एक तरह का इंजन यूज होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तो बैटरी यूज होती है, उसमें इंजन यूज होता नहीं है। खैर, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने सरकार ने एक और स्कीम चला रखी है जिसे कहा जाता है फास्टर अडेप्टेशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल फेम 2। ये 2 फेज में थी, पहला फेज फेम 1, दूसरा फेज फेम 2। आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूं कि आप इसके बारे में जाके जरूर पढ़ें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक काफी बड़ा टॉपिक है, आपको इसके बारे में जरूर पढ़ना होना चाहिए। इसमें जो बैटरी यूज होती है उसके साथ क्या क्या कंसर्न है, बैटरी में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, कहाँ से हम उसको इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अभी इंडिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्यूचर में क्या क्या प्लान लिए जा रहे हैं, इसको लेकर चैलेंज कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक बहुत बढ़िया टॉपिक है आपकी प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी COP26 में प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां पे पंचामृत की बात हम लोग करके आए हैं। पंचामृत बेसिकली सरकार का एक 5 पॉइंट का एक प्रपोजल है, या समझ लीजिए एक टारगेट है जो कि हमें अचीव करना है, जिसमें से जैसे नेट जीरो हम लोग 2070 तक अचीव करेंगे, है ना, 500 गीगावाट बिजली हम लोग पैदा करेंगे ग्रीन एनर्जी वगैरह के साथ। तो इस तरह के प्रपोजल जो है वो हमने रखे हैं दुनिया के सामने ग्लासगो 2026 में जो कोप हुआ था। तो थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो। पंचामृत की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का जो INDC है, जो नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, जो हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के अंदर करके आए थे, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन, देखिए डीप ओशन में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं। खासकर वहां पे मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट वगैरह बढ़िया बढ़िया जो मेटल होती हैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाई जाती हैं। तो अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सोल्व हो सकती हैं, क्योंकि वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स रहते हैं। और रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए हम लोग जो है दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे चाइना वगैरह के ऊपर ज्यादातर डिपेंड करते हैं। तो अगर इंडिया भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं और हमारा बहुत सारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है वो भी कम हो सकता है। और वो कहाँ पाए जाते हैं, वो रिसोर्सेज वो पाए जाते हैं ओशन के बॉटम पे। लेकिन ओशन के बॉटम में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही हाई लेवल की और बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। इतना आसान नहीं है ओशन के बॉटम में पहुंचना। तो उसके लिए क्या किया सरकार ने, अभी डीप ओशन मिशन चलाया है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं,
इसमें हम लोग अपनी ब्लू इकोनॉमी को बेसिकली यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? जो कि ओशन बेस्ड होती है। इसमें हम जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी लिवलीहुड की बात करते हैं, जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो उसे कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी। तो ये जो मिशन हम लोग चलाएंगे डीप ओशन मिशन के तहत, इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम लोग 3 लोग एक्सपर्ट्स को भेजेंगे। एक मैन मिशन है, ये कोई रोबोट नहीं जा रहा है, इट्स अ मैन मिशन। कहां पे भेजेंगे? 6000 मीटर डीप तक उनको भेजने वाले हैं, और अपने साथ वो बहुत सारे टूल्स लेके जाएंगे, रिसर्च करने के लिए सेंसस वगैरह लेके जाएंगे, और वो इंडियन ओशन में जाएंगे, नीचे बॉटम तक रिसर्च वगैरह करेंगे, और ये पता लगाएंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या डीप ओशन माइनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? NIOT और इसरो के द्वारा। NIOT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस संस्था है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे के अंदर है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में जाके काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा सरकार का एक और प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है सागर माला प्रोजेक्ट। इसके लिए नोट्स आपको अलग से बनाने सजेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा इसके बारे में जाके जरूर पढ़ें। वीकली करंट अफेयर जो 2 हुआ था उसमें हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है वो भी जाके आप जरूर देखें। तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग कोस्टल एरिया की डेवलपमेंट करेंगे, जो पोर्ट्स वगैरह हैं वहां पे उसकी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डीप ओशन मिशन के बारे में, कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में जानना है, आप यहाँ पे जान सकते हो, लेकिन ज्यादा तो मैं इसको बोलूंगा आप अवॉइड ही कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगली जो न्यूज हमारे पास वो है इंटरनेशनल डे टू कम्बाट इस्लामोफोबिया। देखिए फोबिया का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे एक हाइड्रोफोबिया होता है, किसी को हाइट का फोबिया होता है ना, किसी को पानी का फोबिया होता है, अलग अलग चीजों का फोबिया हो सकता है। फोबिया का मतलब होता है डर, जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, जिससे आप थ्रेटेंड फील करते हो। तो इस्लामोफोबिया का मतलब ये होता है कि दुनिया भर में इस्लाम को लेके एक डर का माहौल बन गया है। दुनिया में लोग इस्लाम एज अ रिलीजन और उसको फॉलो करने वाले लोगों को एक जो है अलग नजर से देखते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं करते, और कहीं ना कहीं टेररिज्म के साथ उनको लिंक किया जाता है जस्ट बिकॉज दे फॉलो अ पर्टिकुलर फेथ। इसे कहा जाता है इस्लामोफोबिया। तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में जो है एक 15 मार्च को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल डे टू कम्बाट इस्लामोफोबिया। ये आपको डे याद रखना है। और पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया था ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉर्पोरेशन। तो कई सारी कंट्री होती हैं इसके अंदर में, उन सब ने मिलकर पाकिस्तान के बिहाफ, मतलब पाकिस्तान ने उनके बिहाफ पे जाके प्रपोजल दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इंडिया का यहाँ पे इस पे क्या स्टैंड रहा था? देखिए इंडिया ने जो है इसको आउटराइटली तो नहीं, लेकिन इसकी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं किया है। इंडिया ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया ही क्यों, बहुत सारे रिलीजन को लेकर दुनिया में फोबिया है। एंटी हिंदू फोबिया भी है, बुद्धिस्ट फोबिया भी है, सिख फोबिया भी है। तो भैया आपने उनके बारे में क्यों नहीं बात किया? और ये जो रेजोल्यूशन पास दिया गया था पाकिस्तान का, उस रेजोल्यूशन के अंदर कहीं पर भी प्लूरलिज्म की बात नहीं कही गई है। एक ऐसी सोसाइटी की बात नहीं कही गई जहां पे बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट कर सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं। तो ये इंडिया ने थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई, मतलब इसको ऑब्जेक्शन यहाँ पे किया था। तो फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के बारे में। एक्चुअली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसने आर्कटिक को लेके एक अपनी स्पेशल पॉलिसी को रिलीज किया है जिसका टाइटल है इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे तो ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों से इंपॉर्टेंट होता है, और मेंस में ऑलरेडी आर्कटिक पॉलिसी को लेके और इंडिया के जो आर्कटिक के लेके जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए सवाल पूछा जा चुका है, दैट व्हाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द आर्कटिक। तो ऑलरेडी ये तो पूछा जा चुका है, तो इसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रीलिम्स में वो दोबारा से हमें सवाल पूछ सकता है। तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आर्कटिक काउंसिल के बारे में सवाल पूछ सकता है, आर्कटिक रीजन के बारे में पूछ सकता है, और इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग आर्कटिक की बात करते हैं तो इंडिया ऑलरेडी आर्कटिक में काफी इंटरेस्टेड है, और हमारा एक स्टेशन भी वहां पे काम कर रहा है जिसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री जो स्टेशन है ये नॉर्वे के एक आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड है, जहां पे हमारे कुछ एक्सपर्ट, कुछ साइंटिस्ट, कुछ पर्सनल रहते हैं। साल के लगभग 6 महीने वो वहां पे रहते हैं। अब इंडिया अंटार्कटिका के अंदर भी हमारे स्टेशन हैं, जिसमें से एक का नाम हो जाता है हिमाद्री और मैत्री, और दूसरे का नाम क्या है उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखिए आर्कटिक रीजन के अंदर जो कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं या फिर जो कि वहां का एक्चुअली में पार्ट है टेरिटरी का, उसके अंदर 8 नेशंस आते हैं आर्कटिक काउंसिल के अंदर। ये बहुत पुरानी काउंसिल है, 1920s में बनी थी। इसके अंदर जो है 8 परमानेंट नेशंस होते हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स।
ये आपसे सवाल एग्जाम में वो पूछ सकता है। उसके अलावा कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है। इंडिया ऐसी ही एक ऑब्जर्वर कंट्री है, ठीक है, जो वहां पे एक इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ आर्कटिक सर्कल के अंदर। और आर्कटिक सर्कल के अंदर हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हैं बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो ट्रैप हो गए हैं, तो हम लोग फ्यूचर में उनको इन कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। नए ट्रेड रूट्स जो हैं वो हम लोग वहां से कुछ निकाल सकते हैं, तो ट्रेड का जो खर्चा वगैरह होता है वो बच सकता है। रशिया से हमारा ट्रेड काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है उस केस में। बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं। उसके अलावा कुछ साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली है क्लाइमेट चेंज को रिगार्डिंग, या मानसून को जो है चीजें इंपैक्ट करती हैं ग्लोबल सर्कुलेशन के तहत। वो सारी चीजें हम लोग जो यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आर्कटिक सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए, ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल रूल क्या कहते हैं आर्कटिक सर्कल के बारे में? देखिए, यूएन ट्रीटी हुआ था 1994 में अबाउट द आर्कटिक रूल्स, ठीक है। इसके अंदर जो है कुछ कोस्ट लाइन वगैरह डिक्लेयर की जाती हैं हर कंट्री की। जैसे कुछ टेरिटोरियल वाटर होते हैं, कॉन्टिजियस जोन होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके लिए जो है आप ये कंटेंट को पढ़ सकते हो, जो आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारे सामने दोस्तों रहता है वो है इशू विद द PMFBY। PMFBY का मतलब होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र ने एक धमकी, तो हम लोग नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन एक तरह की धमकी भी है। महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट को कहा है अगर उसने जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर सुधार नहीं किए तो वो अपने स्टेट को उससे बाहर निकाल सकता है। पहले भी कई सारी स्टेट ऐसी हैं जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल चुकी हैं, जैसे गुजरात है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, केरला वगैरह, वो ऑलरेडी निकल चुकी हैं क्योंकि उनको भी कुछ समस्या यहाँ पे आ रही थी। अब सवाल उठता है कि ये स्कीम है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से स्टेट्स इस स्कीम से बाहर जा रही हैं। तो ये एक सेंटर स्टेट स्कीम है, मतलब यहाँ पे स्टेट का भी पार्टनर जो है पार्टनरशिप होता है, सेंटर का भी पार्टनरशिप होता है। और 2016-17 में चलाया गया था इसको खरीफ सीजन के दौरान। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारा जो किसान होते हैं उनका क्रॉप लॉस हो जाता है बहुत सारे रीजन की वजह से। जब बहुत ज्यादा वहां पे ड्रोट हो जाता है या फ्लड आ जाती है, फॉरेस्ट फायर वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से जो क्रॉप लॉस होता है किसानों को उसके बदले में कुछ एक इंश्योरेंस मनी कंपनसेशन बेसिकली दिया जाता है। तो वही होता है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। इसमें जो देखिए, अब जब आप बीमा करवाते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, तो कुछ ना कुछ पैसा आपको भी पे करना पड़ता है, तभी तो कंपनी आपको पे करेगी। तो इसमें जो किसानों के बिहाफ पे पैसा पे किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उसको कवर करती है। देखिए लिखा हुआ है, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट पे मोर देन 95% ऑफ द प्रीमियम विदाउट अमाउंट वाइल द फार्मर बियर्स 1.5 to 5% ऑफ द प्रीमियम। तो 95% के लगभग जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट करती है प्रीमियम, और ओनली 5% जो है वो सिर्फ किसान करते हैं, यानी कि किसानों को कोई यहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और कई सारी टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो कहीं पे स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन आ गया, ड्रोट आ गया, तो कैसे पहचानेंगे कि वहां पे कितना डैमेज हुआ है क्रॉप का? उसके लिए बहुत हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फिजिकल सर्वे तो डेफिनेटली किया जाता है, उसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी हम लोग यूज करते हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज करते हैं, और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसका यूज करते हैं। और जो इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम किया जाता है वो सब का सब कुछ जो है ऑनलाइन होता है। अब यहाँ पे सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्कीम बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी स्टेट इससे बाहर क्यों निकल रहे हैं? कुछ, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है कि जो कंपनसेशन दिया जाता है कंपनीज के द्वारा, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो टाइम पे नहीं मिलता है। कई बार टाइम पे नहीं मिलता है, और कई बार मिलता ही नहीं है। कई बार मिलता है तो आधा अधूरा मिलता है, क्योंकि कंपनीज बहाने बना सकती हैं कि इतना डैमेज हुआ था, इतना डैमेज नहीं हुआ था। वो बड़ी समस्या है। और एक समस्या यहाँ पे ये भी है कि ऐसा तो नहीं है कि हर साल ही आपकी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। जिस साल क्रॉप डिस्ट्रॉय नहीं होती तो उस साल जो है फार्मर को कोई फायदा नहीं है प्रीमियम देने का, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है प्रीमियम देने का। तो और ये वॉलंटरी भी है, तो डेफिनेटली मैंडेटरी भी नहीं है। तो कुछ किसान करवाते हैं, कुछ किसान नहीं करवाते हैं, और जब अच्छा मौसम होता है तो किसान जो है उसका फायदा उठा ही नहीं पाते हैं। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं, और इस पे ऊपर ज्यादा जो बर्डन है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इसका बर्डन पड़ता है। और वैसे भी कोविड-19 चल रहा है, स्टेट्स की इनकम वैसे भी काफी कम हो गई है, तो वो भी एक रीजन यहाँ पे हो सकता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ा बहुत अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए, राइट। अगला जो टॉपिक हमारे सामने होता है दोस्तों वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, और इसमें एक्चुअली इंडिया का रैंक थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है।
और पिछले साल वो 139 था और इस बार हुआ है 136। यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे कंट्री है वो है फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे डेनमार्क, और ये 2022 में पब्लिश हुआ है। कौन पब्लिश करता है इसको? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये आपको अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। यूजुअली इसमें 150 कंट्रीज होती हैं, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 146 145 कंट्री में शायद वो किया गया है। और देखिए, हैप्पीनेस में हम लोग सिर्फ पैसा कंसिडर नहीं करते हैं, हैप्पीनेस बहुत सारी चीजों को मिला के बना होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी देखते हैं, ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही। उसके अलावा सोशल सपोर्ट कितना है, हेल्दी लाइफ के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस के बारे में बात करते हैं, जेनरोसिटी के बारे में बात करते हैं, बढ़िया एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे एक हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है, राइट। चलिए, इसके बारे में और कुछ खास था नहीं। थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली 2012 में लॉन्च किया गया था और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है उसके अंडर में इसका एस्टेब्लिश किया गया है। तो थोड़ी बहुत चीजें आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा दोस्तों कामिकाजे ड्रोन। ये काफी ज्यादा न्यूज में है, और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें यूएसए ने यूक्रेन को ये कुछ खास ड्रोन जो है भेजे हैं, और ये बहुत ही यूनिक ड्रोन होते हैं अपने आप में। इसको बहुत बार सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है, सुसाइड ड्रोन। कई बार ये क्या करते हैं, ये सीधा जो टारगेट होता है उसको जाके हिट कर देते हैं, और इनके अंदर जो है वेपन्स होते हैं, इसके अंदर जो है बारूद होता है, वो वहां पे जाके ब्लास्ट कर देता है, और बहुत ही प्रिसाइज होता है, एकदम एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर जाता है। और कई बार इसको जो है, क्योंकि ये ड्रोन तो है ही ऑफ कोर्स, तो इसको दूर से कंट्रोल किया जाता है, और कई बार इसको कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं होती है, बस आप इसमें प्रोग्रामिंग फिट कर दीजिए, खुद ब खुद वहां पे टारगेट पे जाके हिट करता है। बहुत ही यूनिक टाइप का ये ड्रोन है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये ड्रोन अमेरिका के पास है, कई सारी कंट्री जैसे रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान, टर्की वगैरह ये इसको यूज करते हैं। इंडिया के पास अभी तक ये है नहीं, और इसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिस्क्रीट तरीके से जो है काम करता है, वो सारी सारी चीजें हैं। तो इस थोड़ा सा ड्रोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हल्का फुल्का बस। इस ड्रोन का नाम क्या है, कामिकाजे है, कहाँ से रिलेटेड है, सुसाइड, किसको सुसाइड ड्रोन बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। छोटा साइज का होता है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टारगेट हिट कर सकता है, छोटे छोटे टारगेट हिट कर सकता है, बट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। अगला जो टॉपिक हमारे सामने होता है दोस्तों वो है एक्सोमार्स 2022 मिशन। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसके सेकंड फेज जो हम लोगों को भेजना था अभी 2022 में, वो हो गया है कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ है? देखिए, आपको पहले इसके मिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको मार्स में भेजने वाले हैं। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव था मार्स के ऊपर पानी की खोज करना। तो ये क्या करते, मार्स के ऊपर जाते, वहां पे ड्रिलिंग करते 2-3 फीट, और वहां से सैंपल लेके आते सॉइल का, कि वहां पे पानी है कि नहीं है, और पास्ट में अगर था तो उसका कैरेक्टर क्या था, वो थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में रिसर्च हम लोगों को करना था। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, तो दोनों को मिलकर इसको चलाना था, लेकिन बाद में नासा इस पूरे प्रोजेक्ट से बाहर हो गया, कुछ फंडिंग वगैरह का इशू हो गया था। तो फिर बाद में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया? रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ उसने कोलैबोरेशन किया। लेकिन क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो यूरोपियन यूनियन ने और जो स्पेस एजेंसी है उसने रशिया के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि रिलेशन काफी खराब हो गए हैं। तो जिसकी वजह से जो रशिया ने रॉकेट भेजना था इस पूरे मिशन को लेके, वो हो गया है बंद। तो ये अभी जो है ठंडे बस्ते में चला गया है पूरे का पूरा। पहला जो इसका फेज है वो 2016 में भेजा गया था, जिसमें एक प्रोटॉन एम नाम का रॉकेट हम लोगों ने भेजा था, और ये रॉकेट भी एक्चुअली रशिया ने ही बनाया था। और जो सेकंड में हम लोगों ने भेजना था वो भी रशिया ने ही बनाना था। तो पहले तो ये कोविड की वजह से डिले हो गया, अब ये रशिया ने जो पंगा कर दिया है यूक्रेन में उसकी वजह से डिले हो गया। तो बेसिकली अभी जो है थोड़ा सा बैकफुट पे जा चुका है। उसके अलावा कुछ और मिशंस के बारे में डेफिनेटली अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ सकते हो। आप नासा के परसेवरेंस जो रोवर है उसके बारे में पढ़ सकते हो। यूएई ने जो है होप मार्स मिशन भेजा था, पहला मिडल ईस्ट कंट्री है जिसने वहां पे भेजा था। तियावन जो चाइना का मार्स मिशन है उसके बारे में पढ़ सकते हो। इंडिया के मंगलयान के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये कुछ चीजें आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2014 में सवाल आपसे पूछा गया था, तो हम लोगों ने आपके लिए सवाल लेके आए हैं, तो आप इसका डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। तो एक साइड में आपको जो है स्पेस क्राफ्ट दिए गए हैं, दूसरी साइड में इनका जो है ऑब्जेक्टिव दिया गया है, और आपको चूज करना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। तो ये आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें नीचे जाके बता सकते हो, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिमालयन ग्रिफन्स। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ऐसा पाया गया कि आसाम के अंदर कुछ हिमालयन ग्रिफन्स एक्चुअली वो डेड पाए गए, और जब उनकी पोस्टमार्टम किया गया तो ये पाया गया कि उनको पॉइजन दिया गया था।
तो ऑब्वियसली पोजीशन जो है बाहर से दिया गया होगा, तो बेसिकली पोचिंग का मामला था ये, तो उसकी वजह से हिमालयन ग्रिफिन जो है वो थोड़ा सा न्यूज़ में है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए ग्रिफिन्स के बारे में। तो कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली हिमालय में और तिब्बतन प्लेटू के जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, सेंट्रल इंडिया, मंगोलिया वगैरह में ये पाए जाते हैं। और ये एक तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं, कई बार ये जो है इंडिया के सेंट्रल इंडिया तक भी ट्रैवल कर सकते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में भी ये पाए जाते हैं। और ये एक वल्चर है और एक बहुत बड़ा यूनिक तरह का वल्चर होता है। और वल्चर की हमारे पास टोटल 9 वैरायटीज पाई जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनरस और द यूरेशियन ग्रिफन्स। इनमें से जो बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर, ओरिएंटल व्हाइट ब्लैक होता है, इनको मिला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर, मतलब इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला है। लेकिन IUCN की रेड लिस्ट में इनको रेड नियर थ्रेटेंड मिला है, मतलब ये भी कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड वगैरह है नहीं, नियर थ्रेटेंड ही है, क्योंकि सेंट्रल एशिया वगैरह के अंदर काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं। और इसका हेड काफी छोटा होता है, लेकिन इसके जो विंग्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा न्यूज़ पता होना चाहिए। अगली जो न्यूज़ हमारे सामने वीक की आती है वो है ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इनटू ओल चिकी स्क्रिप्ट। ये ओल चिकी स्क्रिप्ट है और ये इसको कई इस स्क्रिप्ट के कई सारे नाम हैं, जैसे ओल चिकी, ओल चैमेट भी इसको बोला जाता है। और ये जो संथाली जो ट्राइब है, हमारे संथाली जो कम्युनिटी है, वो लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये उसकी स्क्रिप्ट है ओल चिकी। बेसिकली संथाल भाषा की स्क्रिप्ट है ओल चिकी, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया है। देखिए, जब हम लोग इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, 6 शेड्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे 22 लैंग्वेज आती हैं, जिसमें से संथाली भी एक लैंग्वेज है। और संथाली लैंग्वेज को जो है हम लोगों ने 2003 के अंदर हमारे शेड्यूल 8 के अंदर उसको ऐड किया था। उसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली ये लैंग्वेज भी हैं। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 70 लाख लोग ऐसे हैं जो कि संथाली बोलते हैं और कहीं ना कहीं वो ओल चिकी स्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारा सीधी सी बात है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और शेड्यूल 8 के अंडर भी है। तो वो थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे किया था, थोड़ा बहुत आप लैंग्वेज के परस्पेक्टिव से इसको पढ़ सकते हो। तो इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बेसिकली हमारे 22 लैंग्वेज है, लैंग्वेज की लिस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके अंदर ये 22 लैंग्वेज नहीं थी, उसके अंदर सिर्फ 14 लैंग्वेज थी, जिनमें से 8 लैंग्वेज को हम लोगों ने बाद में ऐड किया। जैसे सिंधी लैंग्वेज को हम लोगों ने 1967 में ऐड किया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको हम लोगों ने 1992 में ऐड किया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये देखिए ये है संथाली, इसको हम लोगों ने 2003 में ऐड किया। तो डेफिनेटली ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओडिया लैंग्वेज को ऑलरेडी बैक टू बैक 2 साल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो लैंग्वेज वाला वैसे भी आजकल इशू चल ही रहा है, हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस को लेके, तो फिर से दोबारा मुद्दा गर्म हो गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीक की न्यूज में हम लोग इतना ही करेंगे। जल्दी से जल्दी हम लोग पार्ट 6 भी लेके आने वाले हैं, और अगर आप चाहते हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। और जो आपके विचार हैं, जो आपका फीडबैक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप हमारी इन वीडियो से और क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हो। अगर ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो इसका PDF लिंक आपको यहाँ पे टेलीग्राम का ये दिया हुआ है, तो आप जाके क्लिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम का ID भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।